Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now it's a fifth part of this video of this chapter transport and communication. ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे और ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने सी से रिलेटेड बातें पढ़ी थी। तो आपने देखा था कि कैसे इम्पॉर्टेंट जो ओशंस रोड्स होते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को, और काफ़ी कुछ जो हमने पढ़े थे चौथे पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जो इम्पॉर्टेंट ओशन रूट्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जो कॉन्टिनेंट को शॉर्टकट रास्ते से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है सू कैनल के बारे में, दोस्तों ये जो कैनल आपको दिखाई दे रहा है जिसे आप नहर बोलते हैं, वो वाला पार्ट आपने जो देखा था वो आपने देखा था कि कैसे जो ओशंस होते हैं वो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करते हैं। लेकिन नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सू कैनल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे पॉर्ट साइड से देखेंगे और लास्ट में सू तक, तो इतने दूर तक की जो नहर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपके ओशंस होते हैं उसको शॉर्ट रास्ते तक कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 1869 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। और सबसे अच्छी बात तो दोस्तों ये है कि अगर आप देखेंगे मेडिटेरेनियन जो सी होता है, अगर यहाँ पे जो सू कैनल बनाई गई है उसकी बनाने की वजह से पूरी तरीके से रेड सी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी जो क्या कहते हैं व्यापार या बिज़नेस का जो रोड होता है वो सू कैनल बनने की वजह से इंडिया के जैसे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये अब इसकी जो लेंथ है 160 किलोमीटर की है, कहीं ये 11 से 15 मीटर गहरी है। इसमें जहाज़ और बहुत सारे शिप बहुत आसानी से आ सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो रास्ते का सफ़र हमें देखने को मिलता है, लगभग आप देखेंगे कि ये नहर इसके साथ साथ रेलवे लाइन भी बिछी हुई है और ये कम से कम सामान को लाने ले जाने के लिए 10 से 15 घंटे का समय लेता है। यानी कि जो चीज़ मान लीजिए कि इंग्लैंड से यूके के आसपास से कोई सामान आ रहा है जो पूरा का पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट पहले कवर करके अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को कवर करके फिर वो इंडिया के पार्ट्स में आता था। लेकिन दोस्तों अब जब ये बीच में सू कैनल बन गई है तो डायरेक्टली यूके का सामान हमारा यहाँ से आ सकता है। तो इससे हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमारा डिस्टेंस बच गया। तो डिस्टेंस हमारा हाउ मच, आपको दोस्तों कमेंट करना है कि हमारा डिस्टेंस बचा कितना है। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप बताएंगे तो आपकी बहुत ही नॉलेज बढ़ेगी और हमारे जो व्यूवर्स इन वीडियोस को देख रहे हैं उनका भी फ़ायदा होगा और आपकी नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन चेकआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सू कैनल बनने की वजह से भारत जैसे देश को इकनॉमिक कितनी ज़्यादा मदद मिली है। ठीक है। एंड देन दूसरा पार्ट है पनामा कैनल। पनामा कैनल भी अगर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट है, तो मतलब अगर किसी व्यक्ति को सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना है तो वो या तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो होता है, मतलब जो यहाँ की रेलवे है, या तो वो उसके थ्रू जा सकता है। और जब पनामा कैनल नहीं बनी थी तो इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके हमें सामान को यहाँ पे लाना पड़ता था। लेकिन अगर आप डीपली देखें तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस कवर करने की वजह से हमने बहुत बड़ा रास्ता जो है वो बचा लिया। लगभग अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक जाने के लिए है, वो अगर पनामा कैनल से होते हुए अगर हम जाएंगे तो लगभग हमें 4000 माइल्स लगेंगे। लेकिन अगर पनामा कैनल्स नहीं होती तो शायद से हमें 12000 माइल्स लगता सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क तक ले जाने के लिए। तो पनामा कैनल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जोग्राफिकल बेसिस पे आपको जानना ज़रूरी है कि पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपको छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन लगभग 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है। अब यहाँ पे जो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है, इसके अंदर आप देखेंगे कि 60 मीटर इसके जो सी से ये गहरा है, ऊपर अबव लेवल पे पाया जाता है। ये बहुत ही इकोनॉमिक बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग इसमें दोनों तरफ 6 जो जोन हैं वो बने हुए हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए।
स्विस कैनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए ज़्यादा बेनिफिट है इंडिया के कंपैरिजन में। मतलब स्विस कैनल तो हमें फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन ये जो पनामा कैनल है ये पूरी तरीके से अमेरिका जैसे स्टेट को फ़ायदा पहुंचाता है। एंड देन उसके बाद इनलैंड वाटर वेव्स भी हैं, यानी कि इनलैंड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर से दूसरी कंट्री के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नाव बोट का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है इसके अंदर, और जहाँ पे गहरे जंगल के इलाके हैं वहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ही नदी के थ्रू होने की कोशिश करते हैं। इसकी डेवलपमेंट और अच्छी जब होगी जब इसमें नेविगेशन अच्छी हो जाएगी, वाटर फ्लो ठीक रहेगा और थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट टेक्निकली बढ़ जाएगा, है ना। इसकी प्रॉब्लम हमेशा यही रहती है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जाती है, कभी कभार इसका जो पानी का बहाव है वो बदल जाता है और इसकी पुअर मेंटेनेंस भी हमें देखने को मिलती है। जिनमें से एक एग्जांपल है राइन जलमार्ग, यानी कि आपने इससे पहले जो ओशन रूट्स देखे थे वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ओशन तक सीमित रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो जलमार्ग है ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर से होते हुए गुजरते हैं, दैट इज़ वाई इसे हम इनलैंड वाटर वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आप देखेंगे आंतरिक जलमार्ग में राइन जलमार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो पूरी तरीके से जर्मनी और नीदरलैंड से निकलती हुई जो क्या कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ वाटर वेव्स है, वो पूरी तरीके से स्विट्ज़रलैंड तक कवर होने की कोशिश करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देखेंगे कि ये इससे ट्रेड के बहुत फ़ायदे होंगे, और ये 700 किलोमीटर लंबा इसका एक रास्ता है जिसमें से ज़्यादातर ये कोल और इंडस्ट्रियल रीजन से होता हुआ गुजरता है। जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, इन कंट्री के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट और कोल्ड फील्ड्स हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ऐसे राइन जो वाटर वेव्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नीदरलैंड के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वो स्विट्ज़रलैंड से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं राइन जल मार्ग यानी कि वाटर वेव्स के थ्रू। दूसरा है डैन्यूब वाटर वेव्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें डैन्यूब ये जो आपके सेवरल यूरोपियन स्टेट्स जो हैं वहाँ से कवर करता है। ब्लैक सी से निकलता हुआ रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और आसपास के यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के लास्ट तक कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान बहुत आसानी से जा सकता है। गेहूँ, मक्का, लकड़ी और बहुत सी मशीनरी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेड होती है। दूसरा है वोलेग जलमार्ग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रशिया के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण जलमार्ग है और लगभग ये इसकी जो नेविगेशन पावर्स है 12,000 किलोमीटर की है। तो ये भी बहुत सारे स्टेट्स को कवर करता है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैस्पियन सी जो है, यहाँ पे कैरिस्पियन सी जो है वो उसे कवर करता है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इसे बोल नहीं पा रहा हूँ तो। और लास्ट में ब्लैक सी भी को भी कवर करता है ये, और यहाँ पे मॉस्को कैनल को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पे जो इतना लंबा डिस्टेंस रसिया का रेलवे का है, साथ साथ उनका वाटर वेव्स का भी उतना ही अच्छा है ना। तो दूसरा है हमारा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सर्विस। ये पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ये नॉर्दर्न क्या कहते हैं आपके अमेरिका के अंदर पाया जाता है, साउथ अमेरिका के अंदर नहीं है ये। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं जैसे कि टोरंटो है और केवलैंड है ना, डेट्रॉयट है, ऐसे प्लेसेस को ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये लगभग इसकी जो गहराई है 3.5 मीटर गहरी है, और इन स्टेट्स को कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होता है। देन अगर हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों ये वैसे तो परिवहन का सबसे तेज़ और फास्टेस्ट मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कहीं ना कहीं हम बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर करते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है, और ये ज़्यादातर बर्फ़ और जो वन यानी कि फॉरेस्ट वाले क्षेत्र हैं उन इलाकों को कवर कर लेता है। ज़्यादातर जहाँ पे हमें डिज़ास्टर्स एरियाज़ देखते हैं वहाँ के इलाके के लिए बहुत सूटेबल है ये। एयर ट्रांसपोर्ट को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ज़्यादा पैसे चाहिए, मेंटेनेंस साथ साथ में चाहिए, और इसके साथ साथ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना पड़ता है, जैसे कि पेट्रोल फ्यूलिंग की फैसिलिटी से रिलेटेड।
अब ये ज़्यादातर डेवलप कंट्री के अंदर ही पाया जाता है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं घंटे और मिनट्स में तय करने की कोशिश करता है। तो ज़्यादातर अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर 250 कमर्शियल फ़्लाइट्स है, जिसकी वजह से हम ट्रेड करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, वो अगर आपको पता हो तो कमेंट ज़रूर करिए कि कमर्शियल फ़्लाइट्स कौन सी है। कि अगर मान लीजिए कि यूरोप से कोई सामान आ रहा है तो कमर्शियल फ़्लाइट्स में ही आएगा वो, ठीक है। तो दूसरा पार्ट है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल एयरलाइंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। यूएसए, वेस्टर्न यूरोप और साउथ एशिया के इलाकों के अंदर कहीं हमें ज़्यादातर जो एयरलाइंस है वो देखने को मिलती है। अकेला सिर्फ और सिर्फ यूएसए ही ऐसा है जिसमें 60% हवाई जहाज़ के जो हमें देखने को मिलते हैं जहाज़, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है पाइपलाइन। मतलब ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें होता है क्या है कि हम ज़्यादातर लिक्विड, गैस और सॉलिड चीज़ों को कन्वर्ट करके बिना किसी ट्रैफिक के भेजने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अनइंटरप्टेड है फ्लो इसमें हमें ज़्यादातर जो ईंधन होता है यानी कि फ्यूल, उसमें हमें पैसा ज़्यादा लगता नहीं है। ये हाई माउंटेन और सी दोनों के लिए बहुत सूटेबल है और हम काफ़ी आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसए के अंदर इसकी डेंसिटी पाइपलाइन की काफ़ी ज़्यादा है। यूएसए के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट भी है, रेलवेज़ भी है और पाइपलाइन भी है। तो इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि ईरान पाइपलाइन इंडिया पाइपलाइन से कनेक्ट होने की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट अगर हम देखें पाइपलाइन है, जो हमें पूरी तरीके से लिक्विड, गैस और काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ हमारा जो 5th पार्ट है वो पूरा होता है एंड हम मिलते हैं वीडियो के 6th पार्ट में, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। So I hope you got some information and do your comment if you like the video. So this is it in this part. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।